कक्षा 11 के प्रिय छात्र छात्राओं, बहुत ही मेरी ओर से आप लोगों के लिए साधुवाद और आप लोगों को बधाई कि आपने हाई स्कूल परीक्षा अपने मेहनत के बल से उत्तीर्ण कर लिया है और आप लोग कक्षा 11 में प्रवेश ले रहे हैं या ले चुके हैं। ये जो रिजल्ट आप लोगों का आया, ये सिद्ध करता है कि आपके जो भी अंक आपने प्राप्त किया वो आपके वास्तव में मेहनत के अंक हैं, आपकी योग्यता को दर्शाते हैं, असली योग्यता को दर्शाते हैं। क्योंकि अग्नि परीक्षा से निकल करके आप लोग आए हैं और एक जैसे सोना तपाया जाता है आग में, उस तरह से सोना की तरह तप करके, आप मेहनत करके, तपस्या करके और आपने जो भी अर्जित किया है वो स्वयं आपकी अपनी योग्यता की निशानी है। इसके लिए आपको साधुवाद और बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से। बच्चों, इस समय वर्तमान परिवेश में हर व्यक्ति बहुत पसोपेश में है, बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। कारण क्या है उसका? कोरोना महामारी। कोरोना ने पूरे संसार को हिला करके रख दिया है। जो बहुत बड़े बड़े देश थे, जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ शक्ति में जिनकी गणना होती थी, उन लोगों ने भी घुटने टेक दिया इस महामारी के आगे। उनकी तुलना में हम लोग, हमारा देश, हमारा भारतवर्ष आज भी कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। और हम लोग आप संयम बनाए रखें, एक दिन वो जरूर आएगा कि विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित होगा, एक संदेश जाएगा कि भारत के निवासियों ने कोरोना को पराजित कर दिया है। बशर्ते कि सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है, सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, घर में रुकिए, आवश्यक काम बहुत हो तभी निकलिए बाहर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, दूरी बनाए रखिए, भीड़ भाड़ से बचिए, हाथों को धोइए, मास्क लगा करके चलिए, आदि आदि तमाम गाइडलाइन है, इनका पालन करते रहिए। वो दिन दूर नहीं कि पूरा विश्व आपकी तरफ देखेगा कि भारत के लोगों ने कोरोना को मात दे दी। अब जहां तक आप लोगों के विषय की बात है, आप कक्षा 11 में आए हुए हैं, एक नवीन कक्षा में आपका प्रवेश होने जा रहा है। देखिए बच्चों, कक्षा 10 यानी हाई स्कूल और इंटर कहने के लिए तो बड़ा सरल है कि 10 के बाद 11, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आप कह लीजिए कि जमीन और आसमान का अंतर दिखाई पड़ता है कक्षा 10 हाई स्कूल और इंटर के बीच में। एकदम सब कुछ बदल जाता है इंटर में प्रवेश करते समय। जो 11 में भी अभी आज तक आपने जो पढ़ा, पढ़ने का ढंग, पढ़ने की पद्धति और जो पाठ्यक्रम हुआ करता था, उससे एकदम अलग होकर के एकदम नई दिशा में आपको चलना पड़ेगा। अब इंटरमीडिएट में अब आपको एक नया एहसास होगा कि नहीं, हाँ, इंटरमीडिएट की इस तरह से क्लासें चलती हैं और ऐसे विषय वस्तु है, ऐसा हमको पढ़ना है, एकदम बदला हुआ सब कुछ लगे। तो थोड़ा समस्या आपके सामने ये है कि विद्यालय खुल नहीं रहे हैं, ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं। मुझे विद्यालय की ओर से आप लोगों को पढ़ाने के लिए 2 विषय मिले हुए हैं, एक है हिंदी और एक है अंग्रेजी। 2 विषय में आपको पढ़ाएंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग अगर जुड़े ना हो ग्रुप में तो अपना नंबर स्कूल से संपर्क करके भेज करके ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी पढ़ाया जाएगा ग्रुप में जाएगा, आपके पास वो पहुंच जाएगा। जितना पढ़ाया जाए रोज उसको कार्य करते रहें, घर में समझते रहें, पढ़ते रहें, लेखन कार्य है तो उसको करते रहें। कोई समझ में ना आए तो मुझसे व्यक्तिगत रूप से मेरा नंबर आप ले करके मुझसे पूछ सकते हैं, ये तो काम आपका रहेगा। अगर आप कदम से कदम मिलाकर चलेंगे
तो आपको एहसास नहीं होगा कि वास्तव में हम स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं, कुछ पता ही नहीं लगेगा। आपका कोर्स भी पूरा हो जाएगा, आपको सब कुछ ज्ञान भी हो जाएगा। ये मेरा दावा है। और अब ये बताना है थोड़ा सा कि हफ्ते में एक दिन आपका हिंदी चलेगा, दूसरे दिन अंग्रेजी चलेगा, फिर तीसरे दिन हिंदी, फिर चौथे दिन अंग्रेजी, माने एक एक दिन का गैप करके हिंदी अंग्रेजी चलेगी। आज अगर हिंदी चल रही है तो कल हिंदी आपकी नहीं चलेगी, वो हिंदी आपकी परसों चलेगी, कल आपकी अंग्रेजी चल जाएगी। इस तरह पढ़ाई होगी। संडे के दिन बचता है, संडे के दिन जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, एक पेपर दिया जाएगा यहाँ से ऑनलाइन, और आप उस पेपर को घर में बैठ करके टेस्ट रूप में रहेगा, आपका टेस्ट होगा, आप उसको दीजिए, उसको भेजिए हमारे पास, हम जांचेंगे आपको कि आपने कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आपको क्या ग्रहण हुआ, आपको कुछ उपलब्ध हुआ नहीं हुआ जो हम पढ़ा रहे हैं, हमारी मेहनत सार्थक और एक निरर्थक है, इसका मापन, इसका मूल्यांकन हम करेंगे आपका टेस्ट लेकर के। तो बच्चों, ये रहा थोड़ा सा कुछ दिशा निर्देश रहा आप लोगों के लिए। और अब आज मैं आपके हिंदी विषय की शुरुआत करने जा रहा हूं, और अभी पाठ शुरुआत तो आज नहीं हो पाएगा, इसके एक थोड़ा सा उसके विषय में हम लोग चर्चा कर लें, हिंदी के विषय में। हिंदी की किताबें अगर आप लोग न लिए हों तो तत्काल किसी भी माध्यम से, किसी भी स्रोत से अजुआ में जाकर के विद्या प्रकाशन की जो हिंदी है, प्रकाशन ध्यान रखिएगा, विद्या प्रकाशन की हिंदी तत्काल ले लें पुस्तक, नहीं तो फिर कैसे पढ़ेंगे आप लोग, बगैर किताब के कोई काम हो ही नहीं सकता, किताब जल्दी खरीद लें। अब आइए हिंदी के विषय में हम लोग कुछ चर्चा करें। हिंदी एक भाषा है, और इसको पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा से इसके इतिहास के विषय में विचार कर लें कि आखिरकार ये हिंदी का इतिहास क्या है, ये कहाँ से उत्पत्ति हुई इसकी, किन किन लोगों का श्रेय रहा, और आज कौन कौन से लोग इसके उन्नयन में लगे हुए हैं, कितने उतार चढ़ाव से ये भाषा रही, इन सब चीज़ों का ज्ञान थोड़ा सा कर लिया जाए। और इस ज्ञान के लिए हमको चलना पड़ेगा हिंदी साहित्य का इतिहास। हाई स्कूल में आप लोगों को पढ़ाया गया है हिंदी साहित्य का इतिहास, लेकिन वो इतिहास बड़ा संक्षिप्त रहा। थोड़ा हम इंटर में आपको इसके थोड़ा से विस्तृत रूप की ओर ले चल रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से समझने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम पहले उसके इतिहास में जाएं, उसकी पृष्ठभूमि खंगालें, देखें कि आखिरकार इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये कहाँ से आई, कैसे आई, किन किन लोगों ने इसको आगे बढ़ाया, आदि आदि चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन किया गया है, उसका एक वर्गीकरण कर दिया गया है, 4 भागों में बांटा गया है हिंदी साहित्य के इतिहास को। और कौन कौन है हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 काल? प्रथम है, पहला है आदिकाल। ये सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक चला है, सबसे बड़ा काल यही रहा है। 600 साल का एक काल था बच्चों, 600 साल का आदिकाल 600 साल चला है। कब से कब तक? 743 से 1343 ईस्वी तक। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो समय है इसका ईस्वी सन जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको हर पुस्तक में लगभग अलग अलग मिलेगा, भ्रमित मत होइएगा, क्योंकि ये जो निर्धारण किया गया है काल इसका, उसमें विद्वानों में बड़ा मतभेद है, मतैक के नहीं है, लोग अपने अपने हमसे अलग अलग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक सब का मिला करके एक ज़्यादातर मान्यता या सर्वमान्य जो काल विभाजन है वो यही है, 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक कौन सा काल चला? आदिकाल। दूसरा काल आता है
पूर्व मध्य काल, जिसको भक्ति काल कहते हैं, ये 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक चला, अर्थात 300 साल का काल ये रहा। तीसरा काल है उत्तर मध्य काल, जिसको रीति काल कहते हैं। ये ये चला है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, और 200 साल। और इसके बाद चौथा काल है आधुनिक काल। ये चला है 1843 ईस्वी से आज तक, अभी चल रहा है। आधुनिक काल में हम लोग जी रहे हैं इस समय। तो 743 से 1343 तक आदिकाल, 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक भक्ति काल, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक रीति काल, 1843 ईस्वी से आज तक आधुनिक काल। ये 4 प्रकार का है ये काल विभाजन। अब इनको अलग अलग थोड़ा से हम लोग पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। बच्चों, आज हम चल रहे हैं केवल आदिकाल के ऊपर। आदिकाल क्या है? आदि माने होता है, जानते हो, प्रारंभिक काल। आदि माने प्रारंभिक, प्रारंभ, शुरुआत, इसीलिए इसका नाम रखा गया आदिकाल। ये 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी का जो भारत में काल रहा, समय रहा, जो एक कालखंड रहा, ये विविधताओं का भरा हुआ कालखंड था। इसमें जो है देश में छोटी छोटी रियासतें थी, राजा महाराजा बहुत थे, और राजा महाराजा आपस में लड़ा झगड़ा बहुत करते थे, युद्ध बहुत हुआ करते थे। ये समझो कि युद्धों का काल है। तो जो कवि हुआ करते थे इस काल में, वो किसी न किसी राजा के दरबारी कवि हुआ करते थे, दरबार में रहा करते थे, और उसी राजा की प्रशंसा किया करते थे, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया करते थे, राजा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की कविताएं लिख करके सुनाया करते थे। राजा प्रसन्न होकर के उनके जीविका के लिए कुछ ना कुछ दिया करते थे। ये आदिकाल है। अब थोड़ा सा आप इसके नाम पर और आ जाइए गंभीरता से। मैं नाम पर ज्यादा चर्चा कर रहा हूं। आदिकाल का एक नाम है वीरगाथा काल। इसके कई नाम है बच्चों, और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से, अपने ढंग से इसका नामकरण किया है। जैसे आदिकाल है, जानते हो आदिकाल किसने नाम रखाया है? बता रहा हूं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका आदिकाल नाम दिया है। ये उन्हीं का रखाया हुआ नाम है आदिकाल। याद कर लीजिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, उन्होंने इसका नाम आदिकाल रखा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसका नाम चारण काल रखा, और राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल रखा नाम। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको बीज वपन काल नाम दिया, और इसी तरह से डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल नाम दिया, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम रखा वीर गाथा काल। तो सबके नाम अलग अलग हैं, मगर सबसे ज्यादा मान्यता मिली है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रखा गया नाम वीर गाथा काल को। आदिकाल या वीर गाथा काल, या तो इसका नामकरण प्रवृत्तियों के आधार पर रखा गया, जैसे रामचंद्र शुक्ल जी ने
इसको वीर गाथा काल क्यों कहा? इसलिए कहा कि इस युग में, इस काल में वीरों की गाथाओं का ही वर्णन था। वीरों की गाथाएं ही सुनने को मिलती हैं, राजाओं महाराजाओं के युद्धों का वर्णन सुनने को मिलता है, उनकी वीर गाथा ही इसमें सुनाई पड़ती है। इसीलिए शुक्ल जी ने इसका नाम वीर गाथा काल रखा। देखिए, इसमें जितने भी ग्रंथ रचे गए, जिनकी भी रचना हुई, अधिकांश में रासो शब्द लगा हुआ है। उन रचनाओं के नाम के अंत में रासो शब्द लगा हुआ है। जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, हम्मीर रासो, विजयपाल रासो, विशल देव रासो आदि आदि। और रासो का क्या मतलब होता है? रासो समझ, रासो है क्या चीज? जिस काव्य में, जिस ग्रंथ में वीरता का वर्णन किया जाए उसको रासो बोला जाता है, रासो। तो इन रचनाओं में किसी न किसी राजा के वीरता का वर्णन है, इसीलिए इसका नाम रखा गया वीर गाथा काल। तो आपके पाठ्यक्रम में वीर गाथा काल की न कोई रचना दी गई है और न कोई कवि रखा गया पढ़ने के लिए। आपके पाठ्यक्रम में भक्ति काल से कवि रखे गए हैं। आदिकाल या वीर गाथा काल का एक भी कवि आपके कोर्स में नहीं है। क्यों? ये सोचने की बात है ना कि आखिरकार भक्ति काल से क्यों रखा गया। देखिए बच्चों, आदिकाल की जो रचनाएं हैं वो दो भाषाओं में लिखी गई हैं, डिंगल या पिंगल, दो भाषाएं उस समय की थी वो, और आज उनको समझना हमारे आपके लिए थोड़ा दुरूह है, इसीलिए वो चलन में नहीं है भाषाएं आज, इसीलिए उसको नहीं रखा गया है। डिंगल कौन सी भाषा होती है? जो साहित्यिक राजस्थानी होती है उसको डिंगल कहते हैं। और ब्रज भाषा जो मिश्रित अपभ्रंश मिश्रित जो ब्रज भाषा होती है उसको पिंगल कहते हैं। थोड़ा दोनों भाषाएं दुरूह हैं, जनसाधारण की ग्रहण से ये दूर है, इसीलिए आपके पाठ्यक्रम में आदिकाल का एक भी कवि या एक भी कोई ग्रंथ की कोई रचना या कोई खंड नहीं रखा गया है। तो बच्चों, ये आदिकाल है, इसमें कवि लोग राजा महाराजाओं की, अपने आश्रयदाता राजाओं महाराजाओं की, जिसके दरबार में वो रहा करते थे, खूब बढ़ा चढ़ा करके अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया करते थे, ताकि राजा उनके खुश हो जाते थे और उनके जीविका के लिए कुछ न कुछ दे दिया करते थे। इसमें इस काल में जो रचनाएं लिखी गई उनमें कई तरह के छंदों का प्रयोग हुआ, जैसे दूहा, दोहा, छप्पे, इस प्रकार के छंदों का प्रयोग इसमें बहुतायत में किया गया है। रस, मुख्य रूप से दो ही रस इसमें इस काल में पाए जाते हैं, कहीं तो श्रृंगार रस और कहीं पर वीर रस। कवियों ने दो ही रसों में अपनी रचनाएं इसमें किया। क्यों? कि कवियों का काम रहा इसमें। देखिए, इस काल में केवल दो चीजें ही प्रमुख रही, सुरा और सुंदरी। राजा लोग मद्यपान बहुत किया करते थे और किसी सुंदर युवती को जब सुन लेते थे तो उसको प्राप्त करने के लिए आक्रमण कर दिया करते थे दूसरे राजा के घर पर, और उसमें युद्ध हुआ करता था। कभी लोग किसी न किसी युवती के सौंदर्य का वर्णन ऐसे ढंग से करते थे राजा के सामने कि वो आकृष्ट होकर के सेना लेकर के चढ़ाई कर दिया करता था। यही काम था उस समय अपने देश में, केवल लड़ाई झगड़ा करना, राज्य हड़पना और किसी की सुंदर कन्या को उठा लाना। ये दो कार्य ही इस काल में किए गए हैं, और लड़ाई करना हमेशा। वीर गाथा काल इसीलिए इसका नाम दिया गया। इसमें ग्रंथ तो मैंने बताया, अभी नाम बहुत लिखे गए, इसमें कुछ और हैं, जैसे आपका वो है जय मयंक जस चंद्रिका है, अमीर खुसरो की पहेलियां भी हैं। लेकिन जितने भी ग्रंथ हैं उनमें सबसे बड़ा ग्रंथ जो है इस काल का, याद रखिएगा, आदिकाल का सबसे बड़ा ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, और इसके कवि हैं चंद्रबरदाई इसके कवि हैं। ये महाराज पृथ्वीराज चौहान का यशोगान है इस ग्रंथ के अंदर, और ये चंद्रबरदाई जो है ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहा करते थे। यहाँ तक कि ये राजा के साथ युद्ध में भी जाया करते थे और वहां पर मदद भी किया करते थे, लड़ते भी थे। तो
अब विजयपाल रासों में एक विजयपाल राजा थे, उनका वर्णन है। हम मीर रासों में इधर यही सब पूरा है, जो है किसी न किसी राजा का वर्णन है, लेकिन सबसे बड़ा ग्रंथ इस काल का है पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता हैं चंद्रबरदाई। तो इसमें एक अंतर कथा आज इसी से संबंधित है। एक बार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ था। आपने अच्छी तरह से खूब पढ़ा है, कई बार युद्ध हुआ है। एक बार पृथ्वीराज चौहान ने उसको पराजित कर दिया। दोबारा गोरी बहुत वीरता के साथ लड़ने के लिए मैदान में उतरा, और आप जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी बाण मारा करते थे। शब्दवेदी बाण वो होता है कि आवाज भर कान में सुनाई पड़ जाए तो बाण ये मार देते थे बगैर निशाना के, और बाण वहां लग जाता था जाकर के, जहां से वो आवाज आती थी। इनकी सबसे बड़ी विशेषता एक यही थी। अब हमारे देश के बहुत पराक्रमी राजा हुए हैं पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज की सेनाएं दोनों आमने सामने डट गई, और पृथ्वीराज के साथ इनके जो ये चंद्रबरदाई जो हैं ये भी गए हुए थे लड़ने के लिए। युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान की सेना हारी और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया गया, और इनकी आंखें दोनों चली गई युद्ध में, अंधे हो गए, और बंदी बना करके मोहम्मद गोरी के दरबार में इनको पेश किया गया सिपाहियों के द्वारा। ये भी गए, साथ में मंत्री भी थे। ये मंत्री का भी काम करते चंद्रबरदाई जी, और युद्ध भी करते थे, कविता भी रचते थे। साथ साथ ये भी गए। पृथ्वीराज चौहान को खड़ा किया गया, खचाखच दरबार भरा था, और ये ढिंढोरा पीट दिया गया था पृथ्वीराज चौहान आज पेश किए जाएंगे मोहम्मद गोरी के सामने। तो लोग लालायित हो गए देखने के लिए कि पृथ्वीराज चौहान को देखा जाए कैसे क्या बातचीत इनकी होती है। आंखों से अंधे हो गए थे। पृथ्वीराज चौहान जब आते हैं तो मोहम्मद गोरी बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था, जहां उसका आसन लगा हुआ था बहुत ऊंचाई पर था। तो जब आए तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज से कहा कि पृथ्वीराज चौहान, आप जो हैं सुना है कि आप शब्दवेदी बाण मारते हैं। पृथ्वीराज ने कहा कि हाँ मारता हूँ शब्दवेदी बाण। तो उसने कहा कि अब भी आप मार सकते हैं आंखों को न रहने पर भी। उन्होंने कहा क्यों नहीं, मार सकता हूँ, धनुष बाण मिल जाए तो मार सकता हूँ। तो गोरी ने कहा कि भाई लाइए इनको धनुष बाण दीजिए, देखा जाए कैसे मारते हैं। तुरंत धनुष बाण को उपलब्ध कराया गया। पृथ्वीराज चौहान ने धनुष की डोरी पर अपने बाण को चढ़ाया, और पीछे खड़ा था चंद्रबरदाई। जब उसने देखा कि प्रत्यंचा के ऊपर बाण चढ़ चुका है, तो उसने पीछे से दोहा बनाकर सुना दिया पृथ्वीराज चौहान को, और काम हो गया। दोहा क्या था सुनिए। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच्चू को चौहान। दोहा में उसने ऊंचाई बता दिया कि इतनी ऊंचाई पर सुल्तान बैठा हुआ, मोहम्मद गोरी बैठा हुआ, चूको मत मारो। 4 बांस, उसके सिंहासन की ऊंचाई कितनी थी? 4 बांस जितने लंबे होते हैं, 4 बांस जोड़ दीजिए। 24 गज बांस के ऊपर, फिर और 24 गज ऊपर जाइए, फिर अंगुल अष्ट 8 अंगुल और ऊपर जाइए। इतनी ऊंचाई पर था उसका सिंहासन। 4 बांस 24 गज 8 अंगुल के ऊपर बैठा है। तब ऊपर सुल्तान है, उसके ऊपर सुल्तान बैठा हुआ है, गोरी बैठा हुआ है। मच्चू को चौहान, चौहान अब मच्चू को इतना कहा नहीं कि पृथ्वीराज का तीर छूट गया धनुष से और जाकर गोरी के लग गया, जाकर के गोरी नीचे आ गए। तो ऐसा भी वर्णन मिलता है इनकी वीरता का। तो बच्चों ये रहा हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल, जिसमें आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा की गई, युद्धों का सजीव वर्णन किया गया, विशेषताएं बता रहा हूं, और श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता रही इस युग में। प्रकृति का चित्रण भी अच्छी तरह से किया गया, विविध छंदों में रचनाएं लिखी गईं, और इसमें राष्ट्रीय भावना का अभाव था, राष्ट्रीयता का अभाव था। किसी कवि को अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं था, उसको उसकी लेखनी केवल अपने आश्रयदाता राजा के दरबार के इर्द गिर्द ही अपनी कविताएं लिखा करती थी। देश में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब किसी कवि को नहीं था। और ऐतिहासिकता का अभाव ये एक विशेषता है। जो भी
ग्रंथ लिखे गए, जो भी रचनाएं की गई, उनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। इतिहास में उनका कोई बहुत अच्छा प्रमाण नहीं मिलता है कि ये बात सही है कि झूठी है। बहरहाल ऐतिहासिकता संदिग्ध है। तो बच्चों, ये रहा हिंदी साहित्य का आदिकाल, और ये इनकी रचनाएं आप लोग अपने किताब में, अब आपको करना क्या है, आपको मैंने बताया 4 काल है, इनका समय याद करना है, कब से कब तक रहा इनका समय याद करना है, कि कौन कौन से कवि हुए इस काल में और उनकी कौन कौन सी रचनाएं नहीं, इनको याद करना है। इतना काम, और इस काल की क्या विशेषता रही, मैंने विशेषता बता दिया, सब रचनाएं बता दिया, कवियों के नाम बता दिए। आपको अपने एक कॉपी में लिखना है अपनी किताब के सहारे से, और इनको याद भी करना है। जो ना आए मुझसे फोन करके पूछ लीजिएगा। अब कल हम लोग भक्ति काल पर चर्चा करेंगे, आगे चलेंगे। और कल तो आपका वीडियो अंग्रेजी का आएगा, हिंदी का भी जो अगला वीडियो आएगा कल नहीं परसों के दिन आएगा। तो तब तक के लिए